हेलो डियर ऑल, मैं हूं चंद्रभान प्रसाद और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड का विषय है छात्रवृत्ति, दलित छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप। हाई स्कूल से ऊपर जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको कहते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद की कक्षाओं के लिए स्कॉलरशिप। और यह बहस कक्षा 11 और 12 में मिलने वाली स्कॉलरशिप के बारे में है। इसका संबंध ग्रेजुएशन के कोर्सेज से हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, एमबीबीएस आदि आदि। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखेगा। चार्ट बहुत धुंधला है क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की वेबसाइट से इसको फोटो स्टेट किया था, तो करीब 35 साल हो गए और रखे रखे कागज पीला पड़ गया। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा यह स्कॉलरशिप 1944 से शुरू है। पहला जो इसमें वर्ष लिखा है 1944, 1945। देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान लागू हुआ 1950 में, बाबा साहब ज्वाइन किए लिन लिथगो की कैबिनेट को 1942 में, स्कॉलरशिप शुरू हुई 1944 में। यह आपके सामने एक एविडेंस है यह कहने के लिए कि 1942 में बाबा साहब ने उस समय के गवर्नर जनरल से स्कॉलरशिप और फ्रीशिप की जो डिमांड रखनी शुरू की थी, तो वह 1-1.5 साल बाद मैटेरियलाइज हुई होगी। इसके हमारे पास सबूत हैं। अभी विगत 4 दिसंबर को दिल्ली में अंबेडकर वादी महिला संगठन का एक कॉन्फ्रेंस था, सावित्रीबाई फुले को याद करने के लिए। तो मुझे भी बुलाया गया था अपनी बात रखने के लिए। तो मैंने छात्रवृत्ति के महत्व के बारे में बताया और कुछ बातें ऐसी मेरी थी कि नई जनरेशन के लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ यह जानकर। मैंने उस सम्मेलन में ये कहा कि मेरे समय जब मैं हाई स्कूल में था तो उस समय इंटरमीडिएट में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का रेट 27 रुपये पर मंथ था। मैं समझता हूँ ग्रेजुएशन में यह रेट 54 रुपीज रहा होगा, पर मेरे पास उसके आंकड़े नहीं हैं। यह स्कॉलरशिप 10 महीनों के लिए मिलती थी मेरी समझ से, और 27 रुपये पर मंथ के हिसाब से 270 रुपये एक साल में मिलती थी। 270 का मतलब कि 135 रुपये 6 महीने पर, तब साल में 2 बार स्कॉलरशिप मिलती थी। ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम होगी। इस स्कॉलरशिप के महत्व के बारे में लोग प्रायः यही जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप से दलित बच्चे किताब कापी खरीदते थे,
कपड़े बनवा लेते थे कुछ लोग, और कुछ घर पे भी शायद इस्तेमाल हो जाता था। मैंने अपने अनुभव से जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि मेरे बचपन में तो लोगों की शादी बचपन में ही हो जाती थी, 8-10 साल की उम्र में हो जाती थी, और फिर 4-5 साल बाद गौना हो जाता था। गौना होता था तब पहली बार दुल्हन दूल्हे के घर आती थी। तो मुझे कुछ किस्से याद हैं जहां स्कॉलरशिप मिलने पर गौने की डेट रखी गई। उस समय 10-15 रुपए में तांगा, हमारे यहाँ इक्का बोलते हैं, ईस्टर्न यूपी में एक्का, या रिक्शा मिल जाता था, जिस पर दूल्हा जाता था और दुल्हन उसी पर विदा होकर आती थी। रिक्शे को कपड़े से, पुरानी साड़ी से चारों तरफ से घेर देते थे। अगर इक्का है तो उसको भी घेर देते थे, तो ये वो कार हो जाती थी या जीप हो जाती थी। बहुत रेयर लोग थे जिनके गौने में जीप जाती थी। तो 135 रुपए मिल जाने के बाद जो माता पिता हैं वो गौने की तारीख रख देते थे, और शायद उन्हीं पैसों से गौना हो जाता था। किसी लड़के का या लड़की का शादी के बाद गौना न होना या समय से गौना न होना उस परिवार के लिए बहुत अपमानजनक हो जाता था। और बहुत सारे बच्चे तो इस स्कॉलरशिप के अट्रैक्शन के वजह से भी स्कूलों में पढ़ने चले जाते थे। तो इसके अलावा मैंने ऐसे भी 1-2 उदाहरण देखे हैं जहां पर बेटे को स्कॉलरशिप मिली तो उसी पैसे का कुछ हिस्सा 20-25 रुपया जो है पेरेंट्स पढ़ाई के अलावा कैश रख लेते थे, और अपनी बेटी की शादी में उस पैसे को बरच्छा के रूप में इस्तेमाल करते थे। बरच्छा का मतलब ईस्टर्न यूपी में लड़का पसंद आ गया तो 10-20 रुपए दे करके उस लड़के को रोक लेते थे कि इसी से शादी होनी है। उस रस्म को बरच्छा बोलते थे। बर की इच्छा कह लें या जो भी कह लें। अब स्कॉलरशिप का जो उपयोग होता है पूरी दुनिया में, बहुत सारे दलितों की स्कॉलरशिप पर लोग ताने पहले ताने मारते थे या सटायर करते थे या मजाक उड़ाते थे कि पैसा मिलता है पढ़ाई के लिए, कॉपी किताब के लिए, और ये लोग अन्य कामों में खर्च कर देते हैं। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। मसलन जो बच्चे विदेश जाते हैं स्कॉलरशिप लेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही स्कॉलरशिप मान लें अगर, जो ओवरसीज स्कॉलरशिप है, और बहुत सारी जो फाउंडेशंस ट्रस्ट स्कॉलरशिप देती हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स के रहने, खाने, आवास, रेजिडेंस, हॉस्टल या अलग से किराए पर मकान, महीने का फूड बिल, ट्यूशन फी वगैरह सब शामिल होता है। स्कॉलरशिप पूरे लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी होती है। और दिल्ली में तो एक अद्भुत प्रयोग चल रहा है। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर VR मेहता ने एक ट्रस्ट शुरू किया है, और उस ट्रस्ट से SC, ST, OBC और अन्य गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। और उस स्कॉलरशिप से बच्चे अपनी इंजीनियरिंग, मेडिकल या CA की पढ़ाई कर सकते हैं। उस स्कॉलरशिप का मूल्य साल का 50,000 है, जो लगभग 10 महीने का जोड़ दिया जाए तो 5,000 रुपये पर मंथ। मेरी उनसे मुलाकात होती रहती है कभी कभी, और उनका ये कहना है कि असली
वो विदेश में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी उनकी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। तो उनका ये कहना है कि छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे इंडिया में आईआईटी में जाने वाले, मेडिकल में जाने वाले बच्चों को जो अप्लाई करते हैं 90% से ऊपर है, और अगर पैसे उनके पास नहीं है तो उनको स्कॉलरशिप आसानी से मिल जाती है। उनका कहना है कि बच्चों को के हॉस्टल और मेस बिल, ट्यूशन फी, दलितों को अगर ट्यूशन फी माफ है तो भी 50,000 मिलते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ पैसा पेरेंट्स को जाना चाहिए, ताकि बच्चे पढ़ने गए हैं तो उनका एक लेबर का लॉस हुआ है। अक्सर गाँव में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे काम भी करते हैं, मजदूरी भी कर लेते हैं, तो पेरेंट्स को कंपनसेट किया जाए ताकि बच्चे बिना फिक्र के पढ़ाई कर सकें। तो जब मैं स्कॉलरशिप के बारे में मैं बहुत ही सेंसिटिव हूँ। यह पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन दलितों की पढ़ाई की लाइफ लाइन है स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और फ्रीशिप भी। इसी स्कॉलरशिप के साथ फ्रीशिप भी आती है। जो चार्ट आपने देखा होगा स्क्रीन पर, थोड़े समय के लिए आएगा या आ चुका होगा, तो उसका मैं जब अध्ययन करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वर्ष 1975 में जो कक्षा 11 और 12 में पढ़ने वाले दलित छात्र हैं, उनकी संख्या 3,29,610 थी। इसमें ट्राइबल्स जुड़े हैं कि नहीं, यह मैं विश्वास से, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। 3,29,610 बच्चों को अगर 27 रुपये के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती थी तो 270 रुपये होते हैं, और टोटल खर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आता था 25 करोड़। फिर मैंने एक इकोनॉमिस्ट के साथ बैठकर, ये 1991 की बात है, बैठकर मैंने उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स से मैंने उसको मैच करवाया, तो मुझे बताया गया कि वर्ष 1991-92 में यह इस स्कॉलरशिप का रेट 1290 रुपया होता है। वर्ष 1991-92 में 91-92 में 14,97,059 स्टूडेंट्स थे, यानी 15 लाख स्टूडेंट्स थे, और इनकी स्कॉलरशिप पर कुल खर्च आया था 193 करोड़। आज कितना होना चाहिए यह खर्च? आज कितनी होनी चाहिए यह स्कॉलरशिप? यह दलित विमर्श से गायब है। जो दलित मुक्ति की बात करते हैं, उनकी मुक्ति के दर्शन में फ्रीशिप और स्कॉलरशिप का कोई महत्व नहीं है। मुझे याद नहीं है कभी जंतर मंतर में कोई भी दलित ग्रुप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के रेट को बढ़ाने के लिए कोई आंदोलन किया हो। दलित, आप कह सकते हैं कि दलित मिशनरी जो हैं, दलित पॉलिटिशियंस जो हैं, दलित इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, ये बैंकरप्ट हैं, इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। आप ये कह सकते हैं अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए। पर दलित मिडिल क्लास, जिसकी जड़ें इसी
स्कॉलरशिप में है, इसी फ्रीशिप में जिनकी जड़ें हैं, उन्होंने वे भी स्कॉलरशिप फ्रीशिप जैसे मुद्दों पर बहस सुनना भी नहीं चाहते हैं। इस पर उनका भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि ये दलित समाज का जो मिडिल क्लास है, बाबा एक तरह से कहें तो बाबा साहब की पेंशन पर जी रहा है। इनकी पेंशन जो है बाबा साहब के संघर्षों से निकली है। पर कितने चिंता की बात है कि आज दलित मिडिल क्लास स्कॉलरशिप फ्रीशिप सारी चीज़ों को छोड़ दिया है, उसकी चेतना में नहीं है, उसके संघर्षों में नहीं है। तो फिर इस दलित मिडिल क्लास का जो है यह कहना कि वह अम्बेडकरवादी है, वह सावित्रीबाई फुले को मानता है, यह कितनी बेईमानी वाली बात है, कितनी डिसऑनेस्टी वाली बात है। जो दलित समाज 17 करोड़ 20 करोड़ दलितों की बात करता है, उसे गरीब दलितों के बारे में कोई चिंता क्यों नहीं है? उसे उन दलितों के बारे में कोई चिंता क्यों नहीं है जो गांव में हैं, जो छोटे मोहल्लों में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स सरकारी नौकरी में नहीं हैं, जो माइग्रेंट्स के बच्चे हैं? उनके लिए स्कॉलरशिप का महत्व, फ्रीशिप का महत्व उतना ही आज भी है जितना पहली जनरेशन के दलितों को, जितना 1960-70 के दशक के दलितों को जो महत्व स्कॉलरशिप और फ्रीशिप का उस समय हुआ करता था। दलित समाज का मिडिल क्लास इसको पसंद करे या न पसंद करे, मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि इस दलित समाज को रिमाइंड किया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में जो स्थिति जमींदारों की हो गई है आज, वही स्थिति दलित मिडिल क्लास की भी होने वाली है। जय भीम, जय भारत।